अभी मैं जो बातें करने के लिए जा रहा हूँ, वो सारी बातें अहम है और वो सारी बातें 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के सिलसिले में है। ये जंग क्यों पेश आई? कौन-कौन से लोग इस जंग में शरीक थे? कौन इसमें शरीक नहीं थे? इस जंग का नतीजा क्या हुआ? क्या इस जंग में कुछ लोग गद्दार भी थे? तो इस सिलसिले में ये आज गुफ्तगू होगी। शायद मेरी बातों से हमारे हिंदू भाइयों को और मुस्लिमों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन दौरान गुफ्तगू एक कौम का नाम आएगा जिससे शायद वो मेरी इन बातों को सुने तो उसे तकलीफ हो सकती है। तो जिसे तकलीफ होगी उनसे गुजारिश है कि मेरी बातों को लास्ट तक सुने। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान में अंग्रेज तिजारत के लिए आए थे, मगर वो अपनी चालबाजी, अय्यारी, मक्कारी और चालाकी की वजह से इस देश को अपने काबू में कर लिया और वो देश के मालिक बन गए और हम अपने ही वतन में, अपने ही देश में उनके गुलाम बन गए और वो हमारे ऊपर राज करने लगे। हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। हम ही पर भारी से भारी टैक्स लागू कर दिए, गाड़ी का किराया महंगा कर दिया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और हमें तरह तरह से सताने लगे। यहाँ तक कि हमारी जिंदगी ऐसी हो गई कि उनके सामने मुंह खोलना हमारे लिए खतरा था, हमारी जान पर खतरा था। कोई नौकरी करने वाला इंसान अगर कोई शिकायत करता था तो उसकी नौकरी चली जाती थी। अगर कोई गम वो गुस्सा करता था, अफसोस करता था, तो तोप के मुंह पे बांध करके उसको उड़ा दिया जाता था। इस तरह की जिंदगी हमारी बन गई जिसकी वजह से हम हिंदुस्तानियों को उनसे नफरत हो गई। नफरत में इजाफा और हुआ इस तरह से कि हमारे हिंदू भाइयों को उस जमाने के मुस्लिम नवाबों से, बादशाहों से, राजाओं से बड़ी मोहब्बत थी और खास तौर पर बहादुर शाह जफर से हमारे हिंदू भाइयों को बड़ी मोहब्बत थी। इसी तरह से लखनऊ के हिंदू भाइयों को लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह से बड़ी मोहब्बत थी। अगरचे ये बादशाह बड़ा अय्याश था, ये नवाब बड़ा ही अय्याश था, मगर इंसाफ परवर भी बहुत ज्यादा था। वो हर एक को इज्जत की नजर से देखा करते थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और फौजियों से ये काफी मोहब्बत करते थे और फौजी ताकत को बढ़ाया करते थे। किसी भी फौजी को, किसी भी सिपाही को ये किसी गलती की वजह से नहीं निकालते थे। इस वजह से फौजी लोग बड़े खुश थे। अंग्रेजों को उनकी कई बातें पसंद नहीं आई, ये सब बातें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके कलकत्ता में बंद कर दिया। अब क्या था, हमारे हिंदू भाई भड़क उठे और खास तौर पर फौजी लोग तो काफी भड़के, उनमें कोहराम मच गया। नवाब साहब को अंग्रेजों ने अरेस्ट करके कलकत्ता में बंद कर दिया। फौजी लोग बिगड़े, ये कमर कस लिए कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देंगे, उनसे बदला लेंगे। ये बात अंग्रेजों को मालूम हुई तो जो फौजी बिगड़े थे लखनऊ से उन्हें मुंतकिल करके बंगाल भेज दिए, बैरकपुर छावनी में, और कुछ को भेज दिए बहरमपुर छावनी में, जिनमें मंगल पांडे साहब भी थे, जिसने 1857 की जंग में सबसे पहली गोली चलाई थी अंग्रेजों पर। मैं इनके बारे में बाद में गुफ्तगू करूंगा या तो किसी और मौके पर बात करूंगा। तो लखनऊ से ये लोग बंगाल तो आ गए, लेकिन नीयत नहीं बदली। इन लोगों ने
ठान लिया कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना है तो भगाना है। और ये लोग बंगाल आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में लेटर लिखने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को उभारने लगे। यही हालत थी कि मेरठ की फौजी छावनी में एक बहुत बड़ी बात पेश आ गई, जिससे अंग्रेजों से नफरत और बढ़ गई और लोग अंग्रेजों को निकालने के लिए कमर बंद लिए मैदान ही में आ गए। वो क्या? मेरठ की फौजी छावनी में एक राइफल आई, एक बंदूक आई, एनफील्ड राइफल। ये राइफल कैसी थी? इसमें जो कारतूस डाला जाता था, यानी गोली जो डाली जाती थी, तो गोली डालने के लिए जो ढक्कन बनाया गया था वो सूअर और गाय की चर्बी से बनाया गया था और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इससे हमारे हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को नफरत हुई। इन लोगों ने कहा कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजों ने जबरदस्ती की, नहीं, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हमारे मुस्लिम फौजियों ने कहा कि सूअर हम लोगों में हराम है, हम उसकी चर्बी पर मुंह कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि गाय हमारी माता है, हम अपनी मां की चर्बी पर मुंह कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगाएंगे। 85 फौजी, 85 जवान इनकार कर दिए। अंग्रेजों ने बड़ी बदतमीजी की उनके साथ, हाथों में हथकड़ी लगा दिए, जंजीरों से जकड़ करके बड़ी बेइज्जती के साथ उन जवानों को ले जाकर के कोठरियों में बंद कर दिए। जब ये फौजी, जब ये बहादुर जा रहे थे तो हिंदुस्तानी फौजियों की तरफ उन्होंने नजर डाली और कहा, बेशर्मो, औरतों के पाजामे पहन करके घर में बैठ जाओ। वो जो हिंदुस्तानी फौजियों को ये बात कही गई, उन पर ये बात बिजली की तरह गिर पड़ी और वो तड़प उठे। ये 9 मई 1857 ईस्वी की बात है। अगले दिन वही फौजी, यानी मेरठ के वो फौजी जो हिंदुस्तानी फौजी थे, वो बेकाबू हो गए। हमारे भाइयों की बेइज्जती हमारे सामने की गई है, हम अपने देश में इस तरह से घुट घुट करके जिए, अंग्रेजों के गुलाम बने रहे, इससे बेहतर मर जाना ही है। 10 मई 1857 ईस्वी को ये हिंदुस्तानी फौजी मेरठ की छावनी में बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गए और अंग्रेजों पर हमला कर दिए और जेल तोड़ करके अपने भाइयों को, 85 जवानों को आजाद कर लिए और जितने जालिम अंग्रेज थे सबको मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद वहां से वो सब चलते बने दिल्ली की तरफ। रास्ते में जो अंग्रेज मिले, ईसाई मिले, सबको कत्ल करते हुए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद ये सारे बहादुर बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और उनसे गुजारिश किए, आप हमारे निगरां बन जाइए, आप हमारे सरपरस्त बन जाइए, हम आपकी निगरानी में, हम आपकी सरपरस्ती में अंग्रेजों को देश से बाहर करना चाहते हैं। बादशाह बूढ़े हो चुके थे, 80 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उन्होंने माजरत की कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम तो कमज़ोर हो चुके हैं, ये है वो है, ये परेशानी है, मेरे पास क्या रखा हुआ है। इन लोगों ने इसरार किया तो बादशाह मान गए। उसके बाद ये बहादुर फैल गए और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारने लगे। इस तरह से उन्हें तलाश करने लगे कि अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। वो घरों में सो नहीं पाते थे, पहाड़ों में, जंगलात में छुपते फिरते थे, मगर ये देश के बहादुर पहचान करके
उन्हें उनकी गर्दन ही उड़ा देते थे। जो अंग्रेज फिरौन बन करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, आज हिंदुस्तानियों से छुपते फिरते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन बहादुरों से कहा, अंग्रेजों को अब ना मारा जाए। तो ये लोग रुक गए और उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी। बादशाह बहादुर शाह जफर खुद शहरों में जाते थे और लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए उभारते थे। ये बहादुर जो मेरठ से दिल्ली पहुंचे हुए थे, ये खुद बादशाह की तरफ से ऐलान लिख लिख करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा करते थे और उन्हें दिल्ली बुलाते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इससे काफी फायदा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सब तैयार हो गए और जवाब आने लगा कि हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। मगर उल्टा हो गया, अंग्रेजों की तादाद बढ़ गई और वो फिर से शेर बन गए और बड़ी तादाद में अंग्रेज दिल्ली पहुंचने लगे। रास्ते में वो दिल्ली जो पहुंचे, रास्ते में हिंदू मुस्लिम के घर को जलाते हुए, काटते हुए, लोगों को फांसी में लटकाते हुए दिल्ली पहुंच गए। अब रही बात, अंग्रेजों की फौज भी दिल्ली आ गई और हिंदू मुस्लिम की फौज भी, यानी बहादुर शाह जफर की फौज भी दिल्ली पहुंच गई। बहादुर शाह जफर की फौज में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही थे और फौज की तादाद 60,000 थी, लेकिन सब नातजर्बाकार थे। बहादुर शाह जफर की फौज का जो कमांडर था, उनका बेटा मिर्जा मुगल था, जो खुद लड़ाई के कानून से नावाकिफ था। लड़ने का तरीका इन्हें मालूम नहीं था। अंग्रेजों की फौज में अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ 3,317 थे, मगर उनके साथ सिख लोग थे हिंदुस्तान के, यानी पूरे पंजाब के सिख उनके साथ थे। पंजाबी कुछ मुसलमान भी उनके साथ थे। क्यों आए थे नहीं पता, लेकिन थे। नेपाली लोग भी अंग्रेजी फौज के साथ थे और अंग्रेज फौज का कमांडर निकलसन था, जो बड़ा ही तजर्बाकार था। अब लड़ाई चालू हो गई। 3 महीने तक धुआंधार लड़ाई चलती रही, मगर अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अंग्रेज का नुकसान जबरदस्त हुआ, ना तजर्बाकार फोर्स होने के बावजूद भी। 14 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने फैसला कुल लड़ाई का इरादा कर लिया। लड़ाई चालू हो गई कश्मीरी गेट के पास और वो लोग कश्मीरी गेट को पार करके शहर में आने की कोशिश की, मगर हिंदुस्तानी फौजियों ने, बहादुरों ने ऐसा उन पर हमला किया कि उन्हें गाजर मूली की तरह काट करके रख दिए, पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मगर निकलसन शैतान माना नहीं। उसने गेट से तो आने की कोशिश की, तो आने दिए ही नहीं हिंदुस्तानी फौजियों ने। तो उसने खिड़की को उड़ाया बारूद से, उसके बाद अंदर आ गया। अंदर आने के बाद, शहर के अंदर आने के बाद, अब उसने अपनी फौज का 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा उसने अजमेरी गेट की तरफ भेज दिया और एक हिस्सा बाबुली गेट की तरफ, और बाबुली गेट पर झंडा गाड़ दिया ताकि वो उसके कब्जे में समझा जाए। अजमेरी गेट की तरफ फौजी का जो हिस्सा इनका गया था, बहादुरों ने मार करके भगा दिया।
निकलसन फिर कोशिश की, हमला कर दिया, लेकिन बहादुरों ने फिर उन्हें भगा दिया। फिर कोशिश की तो ऐसी मार मारे कि उनके बहुत सारे अफसर मर गए निकलसन के। फिर भी शैतान माना नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक गोली निकलसन के सीने में लगी और वो ढेर हो गया, गिर पड़ा और उनके फौजी भाग निकले। मगर निकलसन मरा नहीं, बाद में मर गया था। निकलसन की जगह जगह अंग्रेजी फौज का सरदार बना मटकाफ। मटकाफ अंग्रेजी फौज लेकर के जामे मस्जिद पहुंचा और उसके एक दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया। मुसलमानों में से एक शख्स ने देखा कि अंग्रेजी फौज आ चुकी है, तो उसने मुसलमानों को आवाज दी, मुसलमानों, अंग्रेजी फौज आ चुकी है जो तुम्हारी मस्जिद को खत्म करना चाहती है, ढाना चाहती है। इस वजह से जिन्हें मौत प्यारी हो, जिन्हें मरना हो, वो मेरे साथ फला दरवाजे की तरफ आ जाए और जिनको मरना नहीं है वो दूसरी तरफ चला जाए। उनकी आवाज सुनकर के सारे मुसलमान इधर आ गए। मुसलमानों के पास सिर्फ तलवार थी, दूसरी हथियार नहीं थी, और नारे तकबीर कह करके अंग्रेजों पर टूट पड़े। मगर अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया मुसलमानों को। 200 मुसलमान उसी वक्त शहीद हो गए, लेकिन मुसलमान हजारों की तादाद में थे, पीछे हटे नहीं, अंग्रेजों को धकेलते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए कश्मीरी गेट तक पहुंचा तो दिए, लेकिन शहर अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। अब शहर अंग्रेजों के कब्जे में होने के बाद बहादुर शाह जफर के सामने पूरी दुनिया अंधेरी हो गई। अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्या करे ना करे उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने एक मर्तबा सोचा कि किला से निकल जाए। इतने में जनरल बख्त खान उनके पास आया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बादशाह सलामत, अंग्रेजों के मुकाबले में हमारी हार हो गई है। तो उसकी चंद वजूहात हैं। पहली बात तो ये है, अंग्रेज ऊपर थे, हम लोग नीचे थे, इस वजह से वो दबाते हुए आ गए। दूसरी बात यह है कि फौज का कमांडर शहजादा मिर्जा मुगल को बना दिया गया था, जो जंग के कानून से वाकिफ नहीं है। इस वजह से भी हमारी हार हो गई है। अब आप हमारे साथ चलें, हम पहाड़ों पे बैठ करके उनसे जंग करेंगे, शहर के लोग हमारा साथ जरूर देंगे। अब की बार अंग्रेज का कोई फरिश्ता भी हम तक पहुंच नहीं सकता। इस तरह से लंबी चौड़ी बात उसने की, जिससे बादशाह मुतासिर हुए और जनरल बख्त खान से बोले कि आप अभी जाएं, कल मुझसे हुमायूं के मकबरा में मुलाकात कीजिए। जैसे जनरल बख्त खान यहां से पहुंचे, बहादुर शाह जफर का बिका हुआ चचा मिर्जा इलाही बख्श बादशाह के पास पहुंचा। ये अंग्रेज के हाथ बिक चुका था, हडसन इसे खरीद चुका था, अंग्रेजी कमांडर हडसन इसे खरीद चुका था। मिर्जा इलाही बख्श ने कहा कि आप बख्त खान की बात ना माने, आप किला से बाहर, आप शहर से बाहर कहीं भी ना जाएं। आप कमजोर हो चुके हैं, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, पर्दानशी खवातीन हैं, औरतें हैं आपके साथ, बरसात का मौसम है, गर्मी सख्त पड़ रही है, ऐसी कमजोरी की हालत में आप कहां जाएंगे? हम अंग्रेजों से मिल करके सारा मामला हल करा देंगे। एक साहब ने सुना तो कहा, अच्छा, साहिब आलम बिका हुआ लग रहा है अंग्रेजों के हाथ में।
है कि नहीं? ये बात सुन करके बादशाह खामोश हो गए। अगले दिन बादशाह हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। जनरल बख्त खान जो फौजी कमांडर थे, इनके पास बहुत बड़ी फौज थी, ये अपनी फौज लेकर के हुमायूं के मकबरा के पास आ गए। फौज को कहीं रख दिए। उसके बाद बादशाह के पास आ गए और बोले, बादशाह जनाब आली मेरे साथ चलें। मिर्जा मुगल यहां पे, मिर्जा इलाही बख्श यहां पहुंच गया और रोक दिया, नहीं जाना है। जनरल बख्त खान ने कहा, नहीं ले जाएंगे। इसने कहा, नहीं नहीं जाना है। दोनों में बहस होने लगी। जनरल बख्त खां को गुस्सा आ गया मिर्जा इलाही बख्श पर। तो मिर्जा इलाही बख्श ने जनरल बख्त खां को बुरा भला कह दिया और कहा, तुम बादशाह की आड़ में राज करना चाहते हो। इस पर जनरल बख्त खां को इतना गुस्सा आया कि करीब था कि मिर्जा इलाही बख्श की गर्दन उड़ा देता, लेकिन बादशाह ने रोक दिया और बादशाह ने जनरल बख्त खान से कहा, आप जाइए, मुझे अपनी हालत में रहने दें। जैसे ही जनरल बख्त खान मायूस होकर वहां से निकले, मिर्जा इलाही बख्श जो अंग्रेज के हाथ बिका हुआ था, उसने हडसन को इशारा कर दिया और वो पहले से तैयार होकर के आया था और उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इस रास्ते से आइएगा, वरना आपकी मुलाकात हो जाएगी जनरल बख्त खां से। जैसे जनरल बख्त खां हटे, बस हडसन के इशारे पर अंग्रेज फौजी आ गए। हडसन ने कहा, गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही गिरफ्तार की बात बादशाह सुने, चौंक उठे और मिर्जा इलाही बख्श की तरफ देखे। मिर्जा इलाही बख्श खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने सोचा कि जनरल बख्त खां को बुलाएं, लेकिन जनरल बख्त खां निकल चुके थे लखनऊ की तरफ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जीनत महल के महल में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन हडसन बहादुर शाह जफर के बेटों को गिरफ्तार करने के लिए किला में पहुंच गए। उनके बेटों ने सोचा कि ऐसे ही गिरफ्तारी नहीं देंगे, बल्कि लड़ के मर जाएंगे, लेकिन यूं ही गिरफ्तारी नहीं देंगे, इसलिए कि उनके साथ कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन यहां पे भी मिर्जा इलाही बख्श ने बड़ी बदतमीजी की और उसने उनके बेटों से कहा, बादशाह के बेटों से कहा, आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जान बख्शी करा देंगे। ये बात सुनकर के वो लोग किला से बाहर आ गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर रथों में बैठा करके घुमाया गया, उसके बाद गोलियों से उड़ा दिया गया और उनकी लाश को बाजार में ला करके लटका दिए। अब क्या था, अब पूरा शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। जब दिल्ली शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो बाहर से जो लोग आए थे सब के सब दिल्ली को खाली कर दिए। अब दिल्ली पर जुल्म जो होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर। 3 तरह के लोग बच गए और सारा गुस्सा मुसलमानों पर उतार दिया गया। एक बचे कौन? दिल्ली शहर के बड़े बड़े हिंदू, रईस हिंदू, खास तौर पर नील का कटरा और बिल्ली मारू का मोहल्ला के जितने हिंदू थे सब अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये सब बच गए। इसी तरह से बहादुर शाह जफर के जो घराने के कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के हाथ बिके हुए थे, इसी तरह से कुछ मुसलमान जो अंग्रेजों के हाथ बिके हुए थे वो भी बच गए। और सिख लोग तो बचे ही रहेंगे, इसलिए कि सिख अंग्रेजों के साथ मिल करके हिंदुस्तानियों से लड़ रहे थे। अब दिल्ली शहर के मुसलमानों पर सारा गुस्सा उतारा जाने लगा। अंग्रेजी फौज का गवर्नर कर्नल बरन ने हुक्म जारी किया, शहर में जो भी मर्द मिलता है
उसके सर पर उसके घर का सामान लाद करके यहाँ पे हाजिर करो। इसी तरह से औरतों को भी लाया जाता था। औरतें बच्चों के साथ आती थी, चादरों में लिपट कर, चल नहीं पा रही थी, कभी उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, मगर आने के लिए मजबूर थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, चल नहीं पा रही थी, गोद से बच्चे गिर रहे थे, मगर ये जालिम संग दिल बेहया बेशरम उन्हें धक्के दे दे करके चलने पर मजबूर कर रहे थे। कितनी मुस्लिम औरतें फौज का नाम सुनते ही कुएं में कूद पड़ी और कुएं लाशों से कुआं भर गया। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया, जो भी सामने मिलता था उन्हें काट करके रख देते थे। ये जो सिख भाई थे हमारे, अपने ही भाइयों को गाजर मूली की तरह काटते थे। पता नहीं किस जन्म का गुस्सा उतार रहे थे, अल्लाह बेहतर जाने। कितने मुसलमानों को फांसी के फंदे पे लटका दिए, और जब फांसी पे लटक करके जब तड़पते थे, ये अंग्रेज हंसते थे, मजा लेते थे, कह रहे थे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। इस तरह से हजारों मुसलमानों को, उलमाए किराम को गाजर मूली की तरह काटा गया, फांसी पे लटकाए। हमारे बाज भाई 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी का इतिहास बयान करते हुए जब लखनऊ का इतिहास बयान करते हैं तो कहते हैं कि बेगम हजरत महल लखनऊ से खड़ी हुई थी और अंग्रेजों से लड़ी थी। लेकिन इतिहास बयान करने में ये चूक कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो अपने शौहर को आज़ाद कराने के लिए लड़ी थी, इसलिए कि अंग्रेजों ने इसके शौहर को अरेस्ट करके कलकत्ता में बंद कर दिया था। मेरे भाई जरा सोच समझ करके बयान कीजिएगा और स्टडी और मजबूत कर लीजिएगा। क्या बेगम हजरत महल सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ी थी लखनऊ में, या बेगम हजरत महल से पहले भी लड़ चुके थे? और क्या बेगम हजरत महल अपने शौहर की आजादी के लिए सिर्फ लड़ी थी? अगर आप सही से मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि बेगम हजरत महल से पहले लखनऊ और उसके आसपास के लोग अंग्रेजों से लड़ चुके थे। क्यों? जब नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने कलकत्ता में बंद कर दिया और उसकी गद्दी पर एक अंग्रेज सर हेनरी लॉरेंस को बैठा दिया और दिल्ली में जंग छिड़ गई, तो लखनऊ के लोगों ने सर हेनरी लॉरेंस की फौज से चंदहाट के मैदान में लड़ाई की और सर हेनरी लॉरेंस की फौज को धूल चटा दिए, बुरी तरह शिकस्त दिए, हरा दिए, यहां तक कि उनकी फौज जाकर के रेजिडेंसी पार्क में जाकर के छुप गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेगम हजरत महल का बेटा यानी नवाब वाजिद अली शाह का बेटा बिरजीस कद्र को सर हेनरी की जगह पे बैठाया गया, लखनऊ की गद्दी पे बैठाए, और बेगम हजरत महल को उसका सहारा बनाए, सरबराह बनाए। अब तो गद्दी पे आती है बेगम हजरत महल, उससे पहले कौन लड़ रहे थे? अब जब लखनऊ के लोग बेगम हजरत महल को सरबराह बनाते हैं बिरजिस कद्र का, तो बेगम हजरत महल किसके लिए लड़ाई करेंगी? लखनऊ के लोगों की भलाई के लिए। और ये बहुत गैरतमंद थी, बहुत इंसाफ परवर थी, बहुत ज़हीन थी, अंग्रेजों से काफी नफरत करती थी, बहुत नफरत करती थी, हिंदू मुस्लिम को से बड़ी प्यार करती थी, सबको एक नजर से देखती थी, इसलिए हिंदू मुस्लिम सब उसको चाहते भी थे। अब बेगम हजरत महल अंग्रेजों से टकराती है, कई महीने तक अंग्रेजों को धूल चटाती रहती है। अंग्रेजों की फौज में आपको पता है यहाँ पे भी हमारे वतन के भाई सिख लोग थे जो अंग्रेजों की तरफ से अपने हिंदुस्तानी भाइयों को ज़बह कर रहे थे, लड़ रहे थे। कई महीने तक लड़ती रही। इधर दिल्ली पर जैसे कब्जा हुआ अंग्रेजों का,
अंग्रेजों के बड़े बड़े कमांडर बेगम हजरत महल की फौज से लड़ने के लिए आ गए, जिसमें जनरल हडसन था, हेवलाक था, नील था, ओटराम था, ग्रेट हेड था और कई कई थे बड़े बड़े कमांडर। और उन कमांडरों का कमांडर सर कोलिन कैम्पबेल था। 14 नवंबर 1857 ईस्वी को आखिरी फैसला कुन जंग शुरू होती है बेगम हजरत महल की फौज से। लड़ाई चालू होती है, लेकिन पहले झटके में बेगम हजरत महल की फौज अंग्रेजों को धक्का दे देती है। लेकिन कैम्पबेल संभल कर फिर जो हमला करता है, अब क्या कहने। दोनों फौज गुत्थम गुत्था हो जाती है, तलवारें सन सन चलने लगती है। अब हिंदुस्तानी बहादुर कमजोर पड़ जाते हैं, देश से मोहब्बत करने वाले कमजोर पड़ जाते हैं और ये अंग्रेज इन्हें गाजर मूली की तरह काट करके रख देते हैं। 2000 बरादरान वतन उस जंग में शहीद हो गए। अल्लाह। उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है लखनऊ पे और बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है। बनारस के लोग अंग्रेजों से बहुत परेशान थे, इस वजह से कि अंग्रेज वहां अपना कानून चला रहे थे और भारी भरकम टैक्स उनके वहां के लोगों पर लागू कर दिया था, जिसके बोझ तले ये लोग दबे हुए थे, परेशान थे। यहां तक कि हमारे पंडित भाइयों ने मंदिरों में दुआएं की, हे परमेश्वर अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजाद कर। इसी दौरान अंग्रेजों में कुछ फूट पड़ा, आपस में कुछ गड़बड़ी हुई, जिससे बनारस के हमारे भाई हिंदू मुस्लिम सब अंग्रेजी कानून को लात मार दिए और खूब शोर हंगामा किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने ऐसी दर्दनाक सजाएं दी कि रूह कांप उठती है। जनरल नील वहां पे सिखों और गौरों को लेकर के पहुंचा और हिंदू मुस्लिम सबके घरों को जला करके रख दिया, गांव का गांव जला करके खत्म कर दिया और बूढ़ों को भी, बच्चों को भी, औरतों को भी, मालदार को भी, गरीब को भी, मौलाना को भी, पंडित को भी पकड़ पकड़ करके आग में झोंक दिए। इस तरह से बेईमाना हरकत की ये जनरल नील ने। जिस तरह बनारस के लोग परेशान थे, यहाँ पे इलाहाबाद के लोग भी परेशान थे। जब 1857 ईस्वी में आवाज बुलंद हुई कि अंग्रेजों को भगाया जाए, तो ये लोग भी अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयारी करने लगे। तो वहां पर इलाहाबाद में, जहां पे हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ सिख भी थे। उन्होंने कहा कि आप लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे तो हम लोग भी लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने कहा ठीक है, मगर ऐन मौके पर जब लड़ाई होने जा रही थी, सिख लोगों ने गद्दारी की और वो हट गए पीछे। मगर हमारे इलाहाबाद के भाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ा, अंग्रेजों से लड़े और उन्हें शिकस्त दे दिए, अंग्रेजों को धूल चटा दिए और उन्होंने मौलाना लियाकत अली साहब को बादशाह का नायब बना लिए। अब अंग्रेजों से निकल करके ये लोग आजाद रहने लगे। जनरल नील जो बनारस के भाइयों पर जुल्म सितम कर चुका था, ये अपनी फोर्स लेकर के पहुंचा, जिसमें सिख भी थे। लड़ाई चालू हुई यहाँ पे और जैसे गाजर मूली की तरह काटा गया, मारा गया, आग में जलाया गया, गांव का गांव उजाड़ा गया। सेम बनारस की तरह इलाहाबाद में भी किया गया और 6000 हिंदू मुस्लिम को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे बिहार पटना में 1857 ईस्वी में वहाबी मौलानाओं की एक जमात खुफिया काम कर रही थी, चुपके से काम कर रही थी। उनका मकसद ये था कि मजहब की हिफाजत की जाए और अंग्रेजों को यहां से निकाल कर भगा दिया जाए।
ये बात अंग्रेजी कमांडर विलियम टेलर को मालूम हो गई और उन्होंने उन मौलानाओं में से 7 को बुलाए और 3 को बहाने से गिरफ्तार कर लिए। ये बात उनके साथियों पर पहाड़ की तरह टूट पड़ी और वो लोग पीर अली साहब के घर में इकट्ठा हुए। पीर अली साहब ये यूपी के रहने वाले थे, लेकिन पटना में ये घर बना लिए थे, किताब की दुकान थी, किताब बेचा करते थे। काफी देर गौर फिक्र करने के बाद 200 आदमी को लेकर के अंग्रेजी गिरजाघर पर ये लोग हमला कर दिए, मगर विलियम टेलर सिखों को लेकर के इन मुजाहिदीन पर हमला कर दिया और कुछ को छोड़ करके सबको शहीद कर दिया। पीर अली साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहा कि बताओ कौन कौन तुम्हारे साथ है, मगर इन्होंने बताया नहीं, फांसी पे लटका दिया। जब पीर अली साहब को फांसी दी जा रही थी तो उसने कहा कि तुम मुझे फांसी दे सकते हो, मेरे अलावा दूसरों को फांसी दे सकते हो, लेकिन मेरे मकसद को फांसी नहीं दे सकते। मेरे बाद हजारों लोग ऐसे पैदा होंगे जो वतन से मोहब्बत करेंगे और तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करके छोड़ देंगे। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने के लिए आवाज बुलंद हुई तो हमारे बिहार से एक शख्स, एक राजा बाबू कुंवर सिंह भी तैयार हुए। ये बिहार के जिला भोजपुर के गांव जगदीशपुर के रहने वाले थे। इनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी, मगर जवानों की तरह इनके बदन में खून दौड़ रहा था। इसने छापामारी युद्ध का तरीका अपनाया। बिहार का एक जिला आरा में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी और वहां पे एक किला भी था। ये अपने आदमी को ले जा करके किला को घेर लिया और उसमें जो खजाने थे उसे लूट लिए और अंग्रेजों को घेर करके रख दिया। 3 दिन तक घेर करके रखे। इतने में विलियम टेलर अपनी फोर्स लेकर के 3 दिन के बाद वहां पहुंचा। विलियम टेलर की फोर्स में भी सिख लोग मौजूद थे। विलियम टेलर की फौज को देख करके बाबू कुंवर सिंह अपने आदमी को लेकर के छुप गए। जब रात हुई तो अचानक अंग्रेजी फोर्स पर इसने हमला कर दिया और 415 आदमी में से 50 बचे थे, सबको उड़ा दिए, सबको मौत के घाट उतार दिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पीर अली का बदला बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज से ले लिया। इसके अलावा भी इनकी बहादुरी रही है। तकरीबन 7-8 जंगों में हिस्सा लिए थे। वही 1857 ईस्वी की बात है। कानपुर के लोग भी अंग्रेजों से परेशान थे, बड़े से बड़े लोग परेशान थे। जब अंग्रेजों से देश को आजाद करने की बात फैलने लगी 1857 ईस्वी में, तो कानपुर के महान आदमी, महान राजा नाना साहब पेशवा, ये भी परेशान थे। इनका भी पेंशन बंद कर दिया गया था। इसने इरादा किया कि अंग्रेजों से आजादी हासिल की जाए। इनके पास बड़े बड़े लीडर थे, जैसे तात्या टोपे थे, बालाजी साहब थे, अजीमुल्ला साहब थे। इन्होंने अपनी फोर्स लेकर के कानपुर ही में अंग्रेजी किला पर हमला कर दिया और देश का झंडा वहां पे गाड़ दिए। 1000 के करीब अंग्रेजों को अपने काबू में कर दिया। अब क्या था, चारों तरफ आवाज फैल गई कि कानपुर आजाद हो चुका है। नाना साहब पेशवा कानपुर की गद्दी पे बैठ चुके हैं। तो इलाहाबाद के लोग, जिन पर जनरल नील ने जुल्म किया था, इसी तरह से बनारस के लोग, जहां पर जनरल नील ने जुल्म किया था, ये लोग भी हाजिर हो गए और बदला बदला कह करके रोने धोने लगे। नाना साहब पेशवा ने 1000 आदमी को जो
काबू में कर रखा था अंग्रेजी आदमी को। इनमें से कुछ को छोड़ करके सबको कत्ल कर दिया गया। अब क्या था, अंग्रेजों पर ये बात बहुत भारी पड़ी। अंग्रेजी फौज फिर यह पहुंच गई कानपुर और नाना साहब पेशवा से जंग हुई। नाना साहब हार गए, यहां तक कि कानपुर से इन्हें निकलना पड़ा और लखनऊ के रास्ते फतेहपुर में जाकर के इन्हें ठहरना पड़ा। लेकिन नाना साहब के पास भी अभी भी बहादुर मौजूद थे, वो थे तात्या टोपे। इसने बदला लेने के लिए फिर अंग्रेजी कमांडर वनढम से टकराए, खूंरेज लड़ाई हुई और तात्या टोपे ने उन्हें धूल चटा करके रख दिया और दोबारा इसने उनकी फौज को काफी काटे। उसके बाद दोबारा कानपुर हासिल कर लिए। नाना साहब पेशवा को कानपुर मिल गया। लेकिन अब क्या था, बहुत बड़े बहादुर अभी भी मौजूद थे अंग्रेजों में। वो था सर कोलन कैम्पबेल, जो बेगम हजरत महल को हरा चुका था। 60,000 आदमी लेकर के, सिपाही लेकर के नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे से लड़ने के लिए आ गया। नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के पास सिर्फ 10,000 आदमी थे। लड़ाई चालू हुई, इन दोनों की हार हो गई और अंग्रेज के कब्जे में फिर कानपुर चला गया। इस फौज में भी जनरल कैम्पबेल के साथ, सर कुलन कैम्पबेल के साथ सिख भाई हमारे मौजूद थे, जो अच्छी खिदमत कर रहे थे देश के लिए। झांसी पर राजा गंगाधर राव की हुकूमत चल रही थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी राजा गंगाधर राव से हुई तो ये भी झांसी की रानी बन गई। ये लक्ष्मीबाई बड़ी अच्छी थी, बहुत समझदार थी। ये हिंदू मुस्लिम सबको एक नजर से देखती थी, इस वजह से सब भी इन्हें दिल से चाहते थे, इज्जत की नजर से देखते थे। शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ, मगर 4 महीने के बाद वो दुनिया से चला गया। राजा ने कहा कि एक बच्चा गोद ले लिया जाए। रानी ने एक बच्चा गोद ले लिया, लेकिन राजा ही दुनिया से चला गया। अब उस बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन ये बच्चा तो रानी का अपना नहीं था ना, गोद में लिया हुआ। अंग्रेजी कानून आया कि गोद में लिया हुआ बच्चा रानी का हकीकी बच्चा नहीं है, इस वजह से रानी उसका वारिस नहीं बन सकती है। लिहाजा किला छोड़े। किला से रानी बाहर आ गई, अंग्रेजों के कब्जा में चला गया और जो अंग्रेजी सामान थे वो भी रानी से ले लिया गया, जिससे वहां के लोगों को काफी तकलीफ हुई। रानी को खुद तकलीफ हुई, जिसकी वजह से रानी ने बदला लेने का इरादा किया, वहां के लोगों ने भी इरादा किया। इसके अलावा भी दूसरी बात थी जिससे अंग्रेजों से लोगों को नफरत थी। वहां के लोगों पर जुल्म सितम किया था, बनारस के लोगों पर जुल्म सितम किया था, जिससे झांसी के लोगों को काफी तकलीफ थी। जब अंग्रेजों को भगाने की बात आई और खास तौर पर कानपुर में जब हल्ला हुआ, तो यहां पे भी रानी अपने कुछ आदमी को लेकर के अंग्रेजों पर हमला किए और झांसी वापस ले लिया। मगर कुछ दिनों के बाद सर हेरोज नामी एक अंग्रेजी कमांडर 5,000 आदमी को लेकर के यहां पहुंच गया और रानी से लड़ाई चालू। रानी की फोर्स भी ताकतवर थी
काफी टक्कर हुई, काफी लड़ाई हुई, मगर गद्दारों की वजह से रानी की हार हो गई। रानी उस लड़ाई में काफी बहादुरी दिखाई थी, मगर जहां गद्दार आ जाए तो इसमें गद्दारों की वजह से रानी की हार हो जाती है और अंग्रेजों का कब्जा वहां पे हो जाता है। तो उसी 1857 ईस्वी की बात यह है, खान बहादुर खान ये बरेली के रहने वाले थे। बड़े ज़हीन, बड़े समझदार, बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक इंसान थे। अंग्रेज भी इसकी बड़ी इज्जत करते थे। इसी वजह से बरेली में अंग्रेजों ने इन्हें मैजिस्ट्रेटी का ओहदा दे दिया था। मगर इन्हें महसूस हुआ कि हमारा इस्लाम जा रहा है, अंग्रेजी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसने चुपके चुपके अंग्रेजों के खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस वजह से कि इन्हें अंग्रेजों से नफरत हो गई थी, इस्लाम का नुकसान देख करके। इनकी नफरत में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जबकि दिल्ली से इनके पास लेटर आया जिसमें यह कहा गया था कि बहादुर शाह जफर की निगरानी में अंग्रेजों से लड़ा जाए और देश से अंग्रेजों को भगाया जाए। तो ये दिल्ली तो नहीं गए, मगर अपने आदमियों को लेकर के अंग्रेजी अफसर को काट करके बरेली को आजाद कर लिया। ये 31 मई 1857 ईस्वी की बात है। मगर आजाद बरेली में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। 1 साल भी मुकम्मल नहीं हो पाया था कि सर कुलिन कैम्पबेल बहुत बड़ी फौज लेकर के बरेली पहुंच गया और खान बहादुर खान की फौज से लड़ाई चालू हो गई। बड़ी खूंरेज लड़ाई हुई। खान बहादुर खान का एक आदमी भी मैदान जंग से पीछे नहीं हटा, अंग्रेजों को काटा और खुद कट कट करके मैदान ही में शहीद हो गए। खान बहादुर खान उस मैदान में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि नेपाल चले गए थे, मगर नेपाल के लोगों ने उन्हें अरेस्ट करके भेज दिया था और 1860 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई। हमारी बातों से शायद हमारे बाद सिख भाइयों को गुस्सा आ सकता है। अगर आपको गुस्सा आए तो मेरे भाई, हमें दुख होता है हमारे बाप दादाओं का यह इतिहास पढ़ करके, लेकिन हम उस जमाने में नहीं थे, आप भी नहीं थे। इतिहास बन चुका है, मैंने इतिहास बयान किया है, जिससे हमें दुख होता है और आपको गुस्सा आता है। लेकिन जरा गौर करें, कैसा इतिहास बना है। जो बोएगा वही काटेगा। इस वजह से हम अपना इतिहास गंदा ना करें।